हाय गाइस, हाय ऑल। मैं आपका भाई गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्पेशल बैच जो कि डीसी मशीन के लिए कराया जा रहा है। ठीक है, तो डीसी मशीन की जब भी हम बात करते हैं तो इससे रिलेटेड एक लेक्चर हमने पहले करा दिया था। ये जो लेक्चर होने वाला है डीसी मशीन बोले तो डीसी जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। ठीक है, तो नया बैच स्टार्ट करा है, उसी से रिलेटेड जनरेटर की दूसरी क्लास होने जा रही है। तो भाई जब भी हम स्टडी करते हैं जनरेटर या मोटर, तो डीसी जनरेटर हो या चाहे मोटर हो, तो जहां इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है कंपनी के अंदर, वर्कशॉप के अंदर, वहां वर्कमैन जो होते हैं, बेसिकली वर्कमैन, उनको पता नहीं होता कि जनरेटर बन रहा है या मोटर बन रही है। कहने का मतलब ये हुआ कि जनरेटर और मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्कुल सामान्य रूप से सेम ही होता है। आपने कभी भी देखा होगा डीसी मोटर और डीसी जनरेटर लगभग देखने में तो सेम होंगे, लेकिन मैटर ये करता है उसको यूज किस प्रकार से कर रहे हो, यूज किस प्रकार से कर रहे हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस मोटर के जो पुली है उसको घुमाओगे, उसको मतलब रोटेट कराओगे किसी भी प्राइम मूवर से या किसी भी हैंडल से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी देने लग जाएगी वही मोटर। अगर उसी मोटर के वायर्स पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराओगे तो मोटर घूमने लग जाएगी। यानी उसी को जनरेटर के रूप में यूज कर सकते हैं, उसी को मोटर के रूप में यूज कर सकते हैं। तो समझ में ये आया। तो यहां से डेफिनेशन क्या है, द डीसी जनरेटर एंड डीसी मोटर हैव सेम जनरल कंस्ट्रक्शन। इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है लगभग सेम ही होता है। वो बात अलग है कि जब जनरेटर बनाते हैं तो थोड़ा बहुत उसमें बदलाव कर देते हैं, लगभग कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है। इनफैक्ट वेयर द मशीन इज असेंबल्ड द वर्कमैन यूजुअली डोंट नो दैट इट इज जनरेटर और मोटर। यानी वर्कमैन को पता नहीं होता है कि ये जनरेटर बन रहा है या मोटर बन रही है। डिपेंड करता है कि जो इंजीनियर्स, जो टेक्नीशियन उसके वायरिंग करते हैं अंदर से, उसका जो वायरिंग कनेक्शंस होते हैं उन पे डिपेंड करता है कि ये आगे जाके जनरेटर के रूप में काम करेगी या मोटर के रूप में करेगी। यानी मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन लगभग सेम होता है दोनों चीजों का। तो यहां से आपको डीसी जनरेटर की थोड़ी सी थ्योरी पता चली। अब बात करते हैं उसके कंस्ट्रक्शन की बाहर से तो हमने देख लिया कि जनरेटर है, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। अब यहां से नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए डीसी मोटर कैन बी रन्स एज डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर कैन बी रन्स एज डीसी मोटर। वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये दोनों सेम ही होते हैं कंस्ट्रक्शन में, चाहे उसको मोटर की तरह यूज करो चाहे उसको जनरेटर की तरह प्रयोग में लो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सभी डीसी मशीन बोले तो क्या सर, जनरेटर को भी डीसी मशीन बोला जाता है और मोटर को भी डीसी मशीन बोला जाता है, क्योंकि इनमें डायरेक्ट करंट की बात होती है। इसलिए मशीन तो है लेकिन डायरेक्ट करंट वाली मशीन है, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो। हैव 5 कंपोनेंट्स, ये मैटर यहां से इंपोर्टेंट है। 5 कंपोनेंट। अब वो 5 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, वही तो मेन रोल है, उसी को तो पढ़ना है, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब उन्हीं चीजों को हम आपको स्टडी कराएंगे बहुत ही इजी वे में। ठीक, तो यहां से नोट डाउन कर लें इसको, जितना भी मैंने लिखवाया है सारा का सारा नोट डाउन कर लेना, क्योंकि जो भी मैं बताऊंगा वो सारा कुछ इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो भाई अब यहां से देखिए कि जब भी डीसी जनरेटर की बात होती है तो ये 5 कंपोनेंट, कौन से 5 कंपोनेंट, पहला फील्ड सिस्टम, दूसरा आर्मेचर कोर, तीसरा आर्मेचर वाइंडिंग, चौथा कम्यूटेटर यानी कि मैकेनिकल रेक्टिफायर और पांचवा ब्रुश। इनका मेन रोल होता है किसी भी डीसी जनरेटर को स्टडी करने में, क्योंकि आपको ये तो हर कोई बता देगा कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है और फिगर को तो हर कोई रटवा देगा। बेसिकली 12th क्लास में जो टीचर हमें पढ़ाते हैं वो एक बड़ी सी फिगर बना देते हैं, उसकी थ्योरी लिखवा देते हैं और फॉर्मूला लिखवा देते हैं, बाकी कुछ नहीं बताते। लेकिन एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जेई का एग्जाम हो, यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम हो, यूपीएससी जेई का एग्जाम हो, चाहे कोई भी जेई का एग्जाम हो, वहां से नहीं बल्कि इन 5 कंपोनेंट से पूछा जाएगा या आगे ईएमएफ इक्वेशन वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सर ये होते क्या है 5 कंपोनेंट, तो इन्हीं सबको आज मैं आपको प्रैक्टिकल वे में सिखाने वाला हूं, क्योंकि थ्योरी तो आपको हर कोई रटवा देगा, मैं भी लिखवाऊंगा थ्योरी तो मैं भी लिखवाऊंगा,
लेकिन जब आप इनको रियलिटी में किसी भी मोटर या जनरेटर के अंदर पाएंगे, देखेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो अब यहां से देखिए कि रियलिटी में ये 5 कंपोनेंट होते क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे फील्ड सिस्टम की, फिर उसके बाद आर्मेचर कोर, फिर आर्मेचर वाइंडिंग, फिर कम्यूटेटर, फिर ब्रश की बात करेंगे। तो यहां से आपको दिखाने वाले हैं अब। तो भाई अब यहां से देखिए किसी भी डीसी जनरेटर का प्रैक्टिकल क्या होता है, जो एक कंस्ट्रक्शन है, यानी पांचों के पांचों कंपोनेंट यहां से देखिए। ये क्या है, एक डीसी मोटर। डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, लगभग सामान्य रूप से सेम ही होते हैं। तो अगर इस डीसी मोटर को मैं खोल दूं, यानी ये क्या है, बेसिकली एक डीसी मोटर आपको देखने में लग रही है, लेकिन इसके अंदर के जो कंपोनेंट है वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आपको सिर्फ ऐसे दिखा दिया जाता है कि डीसी मोटर। अगर मैं इसको खोल दूं तो सबसे पहले जब इसको पीछे से खोलेंगे तो पीछे एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन कैप। तो इस ढक्कन को खोलते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन इसके अंदर पाता है। तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। इसके पीछे 2 वायर होते हैं प्लस और माइनस के, ठीक है। ये खोल लिया, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन होता है। यहां से ध्यान से देखिए, ये वाला कंस्ट्रक्शन होता है। अगर मैं इस पुली को बाहर निकाल दूं, अब ये जो है ये क्या है, इसके अंदर ये वाला जो कंस्ट्रक्शन है इसको बोला जाता है रोटर, क्योंकि ये इसके अंदर गोल गोल घूमता है, ठीक है। रोटर को ही आर्मेचर बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, सबसे पहले ढक्कन खोला, फिर उसके बाद आर्मेचर को निकाला। ये घूमने वाला पार्ट था, ये था आर्मेचर। ध्यान से देख लो आर्मेचर को, ठीक है। और आर्मेचर के ही बराबर में यहां हल्का सा कॉपर का एक पत्ती नुमा यानी कवर नुमा लगा रहता है, उसी को बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, आर्मेचर और बाहर के जो वायर होते हैं। अब ये इस मोटर में पीछे की तरफ आपने देखा होगा प्लस और माइनस के 2 तार थे। अब भाई घूमती हुई चीज से डायरेक्ट तारों को तो कनेक्ट किया नहीं जा सकता, वायर्स को। तो उनको कनेक्ट करने के लिए ऐसा कंस्ट्रक्शन किया इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने। यहां एक कॉपर का कम्यूटेटर लगा दिया, रेक्टिफायर नुमा। अब उसका भी कार्य समझाएंगे। एक कार्य तो करता है कनेक्शन मानने का, दूसरा कार्य करता है रेक्टिफायर का जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है। दूसरी बात ये है आपका आर्मेचर। अब आर्मेचर पे आपको यहां दिख रहा होगा लिखा हुआ आर्मेचर वाइंडिंग और आर्मेचर कोर। सर ये दोनों डिफरेंस क्या है दोनों चीजों में, आर्मेचर कोर और आर्मेचर वाइंडिंग में? आर्मेचर की ही बात हो रही है। तो ये जो आर्मेचर है भाई आपका, यहां से देख लेना ध्यान से, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है यानी पत्ती वगैरह लगी हुई है, इसमें जो भी इसमें मेटल यूज हुआ है, उस मेटल को तो बोलेंगे आर्मेचर कोर, यानी इसका कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए अब ये जो है ये क्या है, मार्कर। अब मार्कर की जो बॉडी है, कंस्ट्रक्शन है, उसको तो बोल दिया आर्मेचर कोर। अब इसमें जो इंक डल रही है उसको बोल देंगे हम आर्मेचर वाइंडिंग। सेम वैसे ही इसकी जो बॉडी है इस आर्मेचर की, उसको तो बोला जाता है आर्मेचर कोर। कुछ भी नहीं है आर्मेचर कोर। भाई वायर्स को लपेटने के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा। अगर हमें इस साफ्ट क्या है, ये जो इतनी पतली पाइप सी है, इसको बोलते हैं साफ्ट। अब साफ्ट के ऊपर अगर तारों को लपेटना है, कॉपर के इंसुलेटिंग वायर्स को, तो उनको फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना ही होगा। उसी कंस्ट्रक्शन को कोर बोल दिया। अब कोर समझ में आ गया, यहां से कोर बन गया। अब कोर के बीच बीच में वायर्स लपेटे जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम क्या, आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग। और कौन से होते हैं, इंसुलेटिंग कॉपर्स वायर की आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ठीक है। तो यहां से हमें 2 चीज पता चली, एक पता चला आर्मेचर कोर, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग, और तीसरा इन्हीं के बराबर में एक लगा होता है कम्यूटेटर। देख लो ध्यान से, ये होता है कम्यूटेटर। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो कॉपर का पार्ट है, ये कम्यूटेटर है, और इसी को बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर। अभी जब थ्योरी कराएंगे और भी थोड़ा नॉलेज देंगे। यहां से आपको पता चला मैकेनिकल रेक्टिफायर कहां होता है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, आर्मेचर कोर होती है। तो यहां से आर्मेचर का मैटर तो हुआ खत्म, ठीक है। तो आर्मेचर को रख दो साइड में। अब चलता है आपका क्या रोटर की बात तो कंप्लीट हो गई। अब चलता है आपका स्टेटर वाला पार्ट। स्टेटर बोले तो सर योक बोले तो सर बॉडी, यानी किसी भी मोटर की जो बॉडी होती है, ये क्या है, बॉडी। अब बॉडी के अंदर भी वाइंडिंग होती है, यानी जैसे रोटर पे वाइंडिंग होती है वैसे ही सेम टू सेम बॉडी पे भी वाइंडिंग होती है।
तो फिलहाल इस बॉडी के अंदर आपको यहाँ मैग्नेट दिख रही होंगी, ये वाली मैग्नेट। अगर इसमें कोई भी लोहे का टुकड़ा लगाता हूं, मान लीजिए इस रोटर को ही लगाता हूं, तो ये अपने ऐसे चिपका लेता है। देख लो चिपक गया, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट है बेसिकली छोटी मोटर में तो मैग्नेट लगाई जाती है, यानी परमानेंट मैग्नेट। और जो बड़ी मोटर का कार्य होता है तो उसमें लगाई जाती है फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग होती कहाँ है, यानी इसके अंदर वाइंडिंग की जाती है, जिसको बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग। और फील्ड वाइंडिंग पे ही डीसी एक्साइटेशन दी जाती है हमेशा। तो यहां से आपको समझ में आया आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर पे और फील्ड वाइंडिंग इसके अंदर होती है, ठीक है। और योक किसको बोला जाता है सर, यानी ये जो इसको स्टील के ऐसा पार्ट है, सॉलिड कास्ट स्टील का जो ये कवर है, इसको बोल देते हैं योक। और योक के अंदर होते हैं पोल, यानी इस तरीके से आपने देखा होगा कभी भी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन इस तरीके से गोल गोल, तो ये गोल गोल ये ना इस तरीके से, ठीक है। अब इसके अंदर यहां इस तरीके से पोल बने हुए होते हैं, पोल, ठीक है जी, पोल, ये पोल बने हुए हैं। अब पोल के ऊपर ही इस तरीके से वायर लपेटे जाते हैं, उन्हीं वायर्स को क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग ध्यान रखना, पोल हमेशा इवन नंबर्स में होते हैं, यानी कि या तो 2 हो सकते हैं, या 4 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, या 8 हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 7 बना लो, यानी कभी भी ऑड नंबर में नहीं होंगे, पोल हमेशा इवन नंबर में ही होंगे। वो मैं आपको बताऊंगा जब थ्योरी लिखवाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको मैंने बता दिया कि फील्ड सिस्टम कहां होता है। फील्ड सिस्टम हमेशा योक, यानी कि योक बोले तो स्टेटर वाले पार्ट में अंदर की तरफ पोल्स पे होता है, ठीक है। दूसरा आर्मेचर कोर क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग क्या होती है, कम्यूटेटर क्या होता है, ब्रूसेस क्या होते हैं। अब एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इस पार्ट को बोलते हैं स्टेटर यानी बॉडी, स्टेटर बोले तो बॉडी। उसके बाद ये आर्मेचर वाला पार्ट, ये आर्मेचर वाला पार्ट ध्यान से देख लीजिए इस तरीके से घूमता है और ये इसके अंदर रहता है, यानी कि अंदर। तीसरा पार्ट क्या है, यहां से ब्रूस। अब मेन रोल है ब्रूस का, ठीक है। अब यहां से ये है ब्रूस, ठीक है। अब ब्रूस को आप देख नहीं पा रहे होंगे, ये कार्बन के ब्रूस होते हैं, काले काले दिख रहे होंगे। यहां से ये कार्बन ब्रूसेस होते हैं, यानी इस तरीके से ये किस पे कनेक्ट रहते हैं, कहां कनेक्ट रहते हैं। ये जो कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है, ये ब्रूसेस के बीच में फंसा रहता है। इस तरीके से खुल जाते हैं ये ब्रूस, ये खोल दिए मैंने, तो इनके बीच में फंसा रहता है इस तरीके से। ये गया, यानी इस तरीके से यहां फंसा हुआ रहता है। तो ब्रूसेस का काम क्या होता है, ब्रूसेस का काम क्या होता है, पहले हो गया आपका आर्मेचर। आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है बहुत तेजी से। उसी के साथ कौन लगा है, कम्यूटेटर। ये छोटा सा पार्ट कम्यूटेटर हो गया। अब कम्यूटेटर से बाहर से जो 2 वायर आ रहे हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन कराएंगे, तो भाई कम्यूटेटर तो घिस जाएगा ना। तो कनेक्शन कराने के लिए स्प्रिंग की सहायता से हम लगाते हैं कार्बन के ब्रूसेस, कार्बन ब्रूसेस। और कार्बन का ऐसी प्रॉपर्टी होती है, कार्बन चाहे जितना भी घिसे वो कभी खराब नहीं होता है। कार्बन जितना घुसेगा, यानी जितना रगड़ोगे उससे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जितना वो हीट पकड़ता है उतना ही उसका रेसिस्टेंस कम होता जाता है। नेगेटिव टेम्परेचर का मतलब यही होता है, यानी उतना ही बेस्ट कार्य करता है जितना हीट ज्यादा मिलती है। तो इसकी सिक्योरिटी के लिए, यानी इसको कंजर्व करने के लिए, यानी कम्यूटेटर घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि कम्यूटेटर होता है कॉपर का, वो यानी सॉफ्ट होता है थोड़ा। तो कम्यूटेटर को बचाने के लिए हम लगाते हैं ब्रूसेस, ठीक है। तो यहां से इतना समझ लीजिए, सबसे पहले अंदर की तरफ कौन होता है, आर्मेचर। आर्मेचर के साथ ही कम्यूटेटर लगा होता है कॉपर का, और उसके बाद कार्बन के ब्रूसेस होते हैं, तब जाके कनेक्शन होता है, हो पाते हैं प्लस और माइनस के। फिर से सुनिए, सबसे पहले आर्मेचर अंदर की तरफ। आर्मेचर कौन सा है, ये वाला। आर्मेचर के साथ में जो आर्मेचर की वाइंडिंग है उन पे लगा होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर किसका होता है, कॉपर का। उसके बाद ब्रूसेस और उसके बाद वायर्स, ठीक है। कौन कौन से, प्लस और माइनस के, ठीक है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी मोटर या जनरेटर के अंदर। अब यहां से इन्हीं सभी बातों की, यानी इन्हीं सारे पॉइंट्स की थ्योरी भी तो जानना पड़ेगा। तो यहां से मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूं। ये तो मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल, ठीक है। देखिए फील्ड सिस्टम की थ्योरी, यानी जो फील्ड सिस्टम हमने आपको बताया उससे रिलेटेड यानी थ्योरेटिकल पोर्शन भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन से ही पूछा जाता है। तो द फंक्शन ऑफ फील्ड सिस्टम, यानी जो फील्ड सिस्टम बनाया जाता है, फील्ड सिस्टम किस किस से मिलकर बनता है। फील्ड सिस्टम में कौन कौन होते हैं, योक,
योक प्लस पोल्स प्लस फील्ड वाइंडिंग, यानी फील्ड वाइंडिंग, योक पोल्स प्लस फील्ड वाइंडिंग, यानी तीन चीजों से मिलकर बनता है फील्ड सिस्टम। याद रखना, सबसे पहले योक, योक का ही दूसरा नाम क्या है? स्टेटर। योक के ही साथ फिटेड होते हैं कौन? पोल्स, और पोल्स के ऊपर लिपटी हुई होती है क्या? फील्ड वाइंडिंग। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ फील्ड सिस्टम इज टू प्रोड्यूस, यानी क्या पैदा करने के लिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही मेन रोल निभाता है कि स्टार्टिंग में किसी भी जनरेटर को ईएमएफ प्रोड्यूस करने के लिए। यानी स्टार्टिंग में जब किसी भी जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है तो इसका मेन रोल होता है उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का। अब जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सेलिएंट पोल ऑन योक। जो पोल होंगे वो सेलिएंट टाइप होंगे। सेलिएंट बोले तो सर क्या क्या होता है सेलिएंट? सेलिएंट का मतलब होता है उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ बोले तो कैसे? आपने देखा होगा जब भी मशीन का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें इस प्रकार के पोल होते हैं, यानी ऐसे ऐसे ऊंचे नीचे टाइप के, यानी इस तरीके से भी होते हैं, यानी उबड़ खाबड़ टाइप के। ये ऐसे नहीं है कि मशीन एकदम प्लेन हो अंदर से, यानी उसमें गड्ढे गड्ढे से होते हैं। यहां से देखिए इस स्टेटर को। अब यहां भी जो मैग्नेट लगी हुई हैं बीच में कट कर रखा है इनको एकदम प्लेन क्यों नहीं कर दिया? इसी को बोलते हैं सेलिएंट पोल टाइप कंस्ट्रक्शन, यानी ऊंचा नीचा कंस्ट्रक्शन करा जाता है। क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना, रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि एरिया कम हो जाए, उसका एरिया कम हो जाए। ठीक है ना, इसीलिए ठीक है उबड़ खाबड़ कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो आपको यहां से पता चला फील्ड सिस्टम जो होता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए विच सिस्टम इज यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डीसी जनरेटर, दैट इज नोन एज फील्ड सिस्टम। ठीक है, और फील्ड सिस्टम में ही फील्ड वाइंडिंग होती है, और फील्ड सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्ट सेलिएंट पोल टाइप कंस्ट्रक्शन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? पोल्स इज ऑलवेज इवन नंबर। जो पोल होंगे आपके, पोल क्या होते हैं रियलिटी में? भाई ये जो इस तरीके से पत्ती पत्ती सी आपको दिख रही है, इन्हीं पे तो वाइंडिंग लपेटी जाएगी, यानी इस तरीके से कुछ भी नहीं है। यानी कोई भी सर्कुलर फ्रेम है उसमें हमें मान लीजिए मैंने तारों को लपेटने के लिए 4 बोल्ट लगा दिए, इस तरीके से 4 बोल्ट। ठीक है, अब उन बोल्ट पे ही तो मैं वायर लपेटूंगा तभी तो रुकेंगे, ऐसे तो नहीं है कि वैसे ही लपेट दो। किसी चीज वायर को लपेटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए ना इल्झाने के लिए। ठीक है, इन्हीं चीजों को पोल बोल दिया जाता है, कुछ भी नहीं होते पोल, यानी इन पे वायर लपेटे जाते हैं, इन पे वायर वाइंडिंग लपेटी जाती है। आपने कभी मोटर के अंदर देखा होगा जिन खुंटियों पे वाइंडिंग लपेटी जाती है, यानी खूंटे जैसे बना दिए जाते हैं, मान लीजिए ऐसे उंगली जैसी बना दिए जाते हैं और इन पे क्या लपेट दी जाती है? वाइंडिंग। ठीक है, तो इस उंगली को ही क्या बोलते हैं? यहां पोल्स। ठीक है, पोल्स। और पोल हमेशा सेलिएंट पोल टाइप होंगे और दूसरा इवन नंबर होंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे या 10 होंगे, यानी हमेशा इवन नंबर में होंगे। ऐसा नहीं है 3 हो गए 5 हो गए, हमेशा 2 4। क्यों होंगे सर ये इवन नंबर? क्योंकि अपोजिट पोलैरिटी बना सकें, यानी कि अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां माइनस, एक मैग्नेट यानी एक डाइपोल का निर्माण कर सकें हर जगह। अपोजिट पोलैरिटी, एडजेसेंट पोल हैज ऑलवेज अपोजिट पोलैरिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां से? फील्ड कॉइल्स आर माउंटेड ऑन पोल्स। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड कॉइल्स, वाइंडिंग को ही क्या बोला जाता है? कॉइल्स। ठीक है, लिख लेना, वाइंडिंग इज आल्सो नोन एज कॉइल्स। तो किस पे लिपटी रहती है? वो पोल्स पे। ठीक है, कैराइड डीसी एक्साइटिंग करंट, यानी जो फील्ड कॉइल्स होती हैं इन पे दिया जाता है डीसी एक्साइटेशन करंट। वो मैंने आपको पहले लेक्चर में ही समझा दिया था कि डीसी एक्साइटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, किसी भी जनरेटर की स्टार्टिंग में एक्साइटेशन यानी उत्तेजना बढ़ाने के लिए, उसको एकदम धक्का देने के लिए, समझे बात? वो आपको आगे समझ में आएगा क्यों लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फील्ड कॉइल्स, फील्ड कॉइल्स आर कनेक्टेड इन ए वे, इस तरीके से कनेक्ट की जाती हैं पोल्स पे, दैट एडजेसेंट पोल हैव अपोजिट पोलैरिटी।
अपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या है, यानी फील्ड कॉइल सर इस तरीके से पोल्स पे लगाई जाती हैं ताकि अपोजिट पोलैरिटी बनी रहे। अपोजिट पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो ना, कोई भी डाइपोल यानी कोई भी मैग्नेट होती है तो उसमें एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, एक तरफ नॉर्थ होता है, दूसरी तरफ साउथ, यानी अपोजिट पोल्स जहां भी होते हैं एक कॉम्बिनेशन में उसको डाइपोल बोला जाता है, दैट इज आल्सो नोन एज मैग्नेट। जब किसी भी जनरेटर या मोटर के अंदर चुंबक बनेगी तभी तो इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगा, यानी कि फराडे के नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ ऑफ इंडक्शन, समझे बात। तो यही तो रीजन है, यानी अपोजिट पोल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि डाइपोल का निर्माण हो। कॉम्बाइनेशन ऑफ अपोजिट पोलैरिटीज इज आल्सो नोन एज डाइपोल। आपको मैग्नेटिज्म में अच्छे से पढ़ाया था, अगर आपको मैग्नेटिज्म की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप समझ गए होंगे कि अपोजिट पोल क्यों होते हैं। तो आपको यहां से समझ में आया, ये जो गोल गोल कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं योक। इसको क्या बोलते हैं, योक, ठीक है जी, योक। योक पे ही क्या फिट होते हैं, पोल्स, और पोल्स के ऊपर क्या लिपटा रहता है, वाइंडिंग, और वाइंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है, वाइंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है, कॉइल। तो यहां से लिख लेना वाइंडिंग, यहां लिख देता हूं मैं वाइंडिंग, वाइंडिंग का ही दूसरा नाम क्या है, कॉइल्स, ठीक है जी। वाइंडिंग इज आल्सो नोन एज कॉइल्स, ये अलग से लिख लेना। दूसरा क्या है, अपोजिट पोलैरिटी वाली बात मैंने लिखी दी है, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि डाइपोल का निर्माण करना होता है, ठीक है। तो यहां से आपको फील्ड सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, तभी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझा पाऊंगा, ठीक। एक पॉइंट रह गया है यहां से, वो और बता देता हूं। ये जो योक बनी हुई होती है, योक, ये सॉलिड कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। सॉलिड कास्ट स्टील। तो ये जो योक बनी हुई होती है भाई, योक क्या होती है, ये जो फ्रेम है यानी स्टेटर वाला फ्रेम, ये जो है योक है, ये फ्रेम जो है ये योक कहलाता है, ठीक है। तो ये जो बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है हमेशा डीसी जनरेटर या डीसी मोटर के लिए सॉलिड कास्ट स्टील। तो सर इसे आयरन की क्यों नहीं बना दिए, स्टील में भी सॉलिड कास्ट टाइप की स्टील यानी स्पेशल टाइप की स्टील लगाई गई है, क्यों नहीं बना दिए, आयरन की नहीं बना दिए, कॉपर की नहीं बना दिए, क्यों नहीं बना दिए, वो आपको समझ में आएगा अगर आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, परमिएबिलिटी वाला चैप्टर यानी रिलेटिव परमिएबिलिटी वाला चैप्टर। ऐसा मटेरियल लगाया जाता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स का कम अपोज करे, आसानी से फ्लो होने दे, यानी जिसका हिस्टैरिसीस कर्व स्मॉल हो, समझे बात। इसीलिए यहां सॉलिड कास्ट स्टील का प्रयोग किया जाता है योक बनाने के लिए, ठीक है। तो यहां से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट अब मैं आपको रटवा देता हूं, फील्ड सिस्टम का काम होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराना। दूसरा क्या होता है, इवन नंबर ऑफ पोल होते हैं, सेलिएंट पोल टाइप होता है। तीसरा एडजेसेंट पोल होते हैं ताकि अपोजिट पोलैरिटी बनी रहे। सॉलिड कास्ट स्टील की बनी हुई होती है योक, योक के ऊपर पोल्स कनेक्ट होते हैं, पोल्स के ऊपर ही वाइंडिंग लिपटी हुई होती है। हो गया फील्ड सिस्टम खत्म। हमेशा फील्ड सिस्टम में फील्ड वाइंडिंग होती है और फील्ड सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या है, स्टेटर, ठीक है। और स्टेटर का ही नाम क्या है, योक। तो यहां से आपका फील्ड सिस्टम बिल्कुल क्लियर होता है, नो डाउट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर का ही दूसरा नाम क्या है, रोटर, रोटर। तो यहां से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आर्मेचर इज फिटेड यानी आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर इज फिटेड। फिटेड का ही कोई कभी कभी वी के मेहता क्या लिख देता है, कीड, यानी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। वी के मेहता नाम की बुक जो है उसमें फिटेड का नाम मतलब फिट, मतलब अब मैं दो उंगलियों को ऐसे अटैच कर दूं, फेविक्विक से चिपका दूं तो फिट हो गई। फिटेड का ही मतलब कीड है, ठीक है जी, कीड। विद मशीन साफ्ट, साफ्ट क्या होती है, ये पतली सी जो ये इस तरीके की कील सी है, यानी इस तरीके से जिस पे ये कोर फिट है उसको बोलते हैं साफट। साफट मतलब घूमने वाली चीज, इस तरीके से गोल गोल घूमने वाली एक पतली सी छड़ी जो कि मेटल की बनी हुई है उसको साफट बोला जाता है, साफ्ट, ठीक है। एंड रोटेट्स बिटवीन द पोल्स, कहने का मतलब ये हुआ कोर साफ्ट के ऊपर फिटेड होती है, कीड होती है और रोटेट करती है बिटवीन द पोल्स। और पोल्स कहाँ होते हैं, आपको लास्ट टाइम बताया था, फील्ड सिस्टम में लगे हुए होते हैं, ठीक। तो यहां से सारा कुछ पता चल गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन। सर ये सॉफ्ट आयरन कहां से आ गया, अभी आप बता के कहते हैं कि जो कि हमारी योक बनी हुई होती है वो सॉलिड कास्ट स्टील की बनी हुई होती है। तो टोटली कम जो मोटर होती है एक ही प्रकार के धातु से नहीं बनती क्या,
अलग अलग प्रकार के धातु का यूज किया जाता है ड्यू टू हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है जी। तो ये जो कोर होती है ये बनी हुई होती है सॉफ्ट आयरन, यानी कि सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन की भी लेमिनेशंस, लेमिनेशन किसको बोलते हैं सर? पतली पतली स्ट्रिप्स को लेमिनेशन बोला जाता है। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो कोर बना दी है एक ही प्रकार का हार्ड मटेरियल लगा दिया, इसमें भी हल्की हल्की पतली पतली स्ट्रिप्स चिपका के इसको बनाया गया। देखिए यहाँ से इस पर लाइन लाइन दिख रही होंगी इस तरीके से, ये लाइन, यानी जहां भी मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की बात होती है, समझे बात, जहां भी मैग्नेट बनाना होता है वहां हम स्ट्रिप्स का यूज करते हैं और पतली पतली पत्तियों का यूज करते हैं, तो उसी को बोला जाता है लेमिनेशंस। ये मोबाइल वाली लेमिनेशन नहीं है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा सर, ये जो पत्ती होती है उनकी मोटाई कितनी होती है, उनकी थिकनेस कितनी होती है? 0.4 mm से लेकर 0.6 mm तक उनकी थिकनेस हो सकती है। यानी बहुत पतली पतली पत्तियों को जोड़ के ये इस प्रकार का कंस्ट्रक्शन बनाया गया है। ये देखिए, ये जो कंस्ट्रक्शन बना है किसका? सॉफ्ट आयरन का। ये पतली पतली स्ट्रिप से बना है। ठीक है। और उनके बीच में भी एक कोटिंग की जाती है ताकि कोई भी लेमिनेशन एक दूसरे के इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में न आ पाए। ठीक है जी, कोटिंग की जाती है। ठीक। स्टैक्ड विद फॉर्म ए साइलेंड्रिकल कोर। आपको ये गोल गोल सिलेंडर सा दिख रहा है, रियलिटी में सिलेंडर नहीं, ये पतली पतली लेमिनेशंस का जुड़ा हुआ एक समूह है। ठीक है जी, यानी स्टैक्ड है, ये जोड़ रखा है, वही चीज बताना चाह रहा है। ठीक। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ लेमिनेटिंग कोर, यानी क्यों लेमिनेटिंग करते हैं सर, इसका मतलब क्या है, रीजन क्या है, क्यों लेमिनेटिंग करें? ठीक। टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस। आगे ना बात, एडी करंट लॉस, जब भी जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर की बात होती है, एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए स्ट्रिप्स को पतली पतली छड़ी सी यानी स्ट्रिप्स में काटा जाता है 0.4 से 0.6 mm तक। ठीक है सर, जहां करंट की बात आती है, अगर करंट को कम करना है किसी भी सर्किट में तो हमें रेजिस्टेंस ज्यादा रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला I = V/R। सर अगर करंट को कम रखना है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे चलते हैं R = ρL/A, तो अगर सर मैं एरिया बढ़ा देता हूं तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस कम है। तो अगर मैं इस कोर को एक ही मेटल की लगा दूंगा तो उसका एरिया ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा ना। तो जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो सर मैं रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा पाऊंगा? इसीलिए इनको पतले पतले भागों में बांटा जाता है ताकि एरिया को तो कम कर सकूं और लेंथ को बढ़ा सकूं। समझे बात? यानी एरिया कम हो जाता है काटने से। तो सर जब एरिया कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो एडी करंट लॉस तो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। इसीलिए इनको स्ट्रिप्स में, लेमिनेशंस में काट के लगाया जाता है कोर को। अच्छा, तो सर हमें ये पता चला कि जो कोर बनी हुई होती है वो सॉफ्ट आयरन की बनी हुई होती है, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं जो कि 0.4 से 0.6 mm तक हो सकती हैं। दूसरा, इसलिए काटा जाता है ताकि रेजिस्टेंस हाई रहे, यानी कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज को समझिए। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल को अच्छे से स्टडी किया है तो मशीन आपके लिए कुछ भी नहीं है, चुटकियों में उड़ेगा। भाई जब बेसिक इलेक्ट्रिकल का नॉलेज है तो भाई मशीन के अंदर थ्योरी तो है, लेकिन उस थ्योरी के पीछे सारा का सारा बेसिक इलेक्ट्रिकल छिपा हुआ होता है। ठीक है जी, इसीलिए मैं आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और बहुत ही इजी वे में बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑब्वियसली पहले से ही ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो यहां से आपके 2 पॉइंट क्लियर हुए, फील्ड सिस्टम और आर्मेचर कोर। ठीक है जी। अब यहां से आप देखिए, आपने ये जो देखा था, ये क्या देखा था? आर्मेचर। आर्मेचर में बहुत सारी चीजें होती हैं। एक शाफ्ट होती है, शाफ्ट के साथ कोर लगी हुई होती है, कोर के अंदर की तरफ इस तरीके से कॉपर के वायर लिपटे होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है जी, कॉपर के वायर। तो कॉपर के वायर को अब पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग्स में, क्योंकि आर्मेचर कोर ऑलरेडी पढ़ चुके थे हम। इसमें आर्मेचर कोर यानी रोटर, आर्मेचर कोर के साथ ही एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग, वाइंडिंग को ही 3 नाम से जाना जाता है, उसी को कॉइल बोल दिया जाता है।
उसी को कंडक्टर बोलते हैं और उसी को वाइंडिंग बोलते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कंडक्टर बोलेगा नंबर ऑफ कंडक्टर्स, पैरेलल पाथ ऑफ कंडक्टर, समझ जाना पैरेलल पाथ ऑफ वाइंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। वाइंडिंग करना है यानी तारों को लपेटना, कुछ भी नई बात नहीं है। कंडक्टर बोले, कोर बोले, वाइंडिंग बोले, कॉइल बोले, एक ही बात है, ठीक है जी। अब ये जो वाइंडिंग होती है आर्मेचर वाइंडिंग, इसका दूसरा नाम है ड्रम वाइंडिंग। आप देख रहे होंगे ड्रम जैसा पोर्शन बन रहा है, यानी डिजाइन ड्रम जैसा है, सिलेंडर जैसा है, इसलिए इसको ड्रम वाइंडिंग भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो ड्रम वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, दो प्रकार की होती है। एक होती है लैप वाइंडिंग, यानी पहली लैप वाइंडिंग, और दूसरी वेव वाइंडिंग। इसी का मेन रोल है किसी भी डीसी जनरेटर में या किसी भी मोटर में, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अगर यहां से आप समझ गए तो आप किसी भी जनरेटर का आर्मेचर बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि वहां इन वाइंडिंग